चलिए फटाफट से जुड़ते जाइए सारे बच्चे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामना, है ना। चलिए फटाफट से जुड़ते जाइए। हाँ, बहुत जगह आज भी होली मनाई जा रही है, बहुत जगह कल भी मनाई जाएगी। तो आज के लिए भी ढेर सारी शुभकामना और कल के लिए भी ढेर सारी शुभकामना, है ना। चलो, तो होली पर आप लोगों के लिए कुछ उपहार भी है मेरे तरफ से। जो भी स्टूडेंट झारखंड पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम नया बैच जो कि 15 मार्च से लेके आने वाले थे, तो कुछ बच्चों के कहने के कारण, क्योंकि 12th का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो उनके कारण हमने नए बैच का जो स्टार्टिंग डेट है वो चेंज कर दिया हूँ। वो अब 17 मार्च से स्टार्ट हो रही है ना। और तब तक के लिए जो है आपके ऑफर्स जो है एडमिशन पर वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। एक बार दिखा देते हैं आपको कि बैच में आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी। तो डेली लाइव क्लास है, लाइव क्लास के बाद वही आपको लाइव क्लास रिकॉर्डिंग लेक्चर भी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेगी, जो आप कभी भी और कितने बार भी रिवीजन कर सकते हैं। क्लासेस जो होगी वो हमारी थ्योरी क्लासेस जो होगी चैप्टर वाइज, चैप्टर समाप्त होने के साथ साथ आपको जो है क्वेश्चंस करवाया जाएगा उस चैप्टर का, और साथ में थ्योरी प्रत्येक टॉपिक के बेसिस पर भी हम क्वेश्चन करवाते जाते हैं, है ना। प्रत्येक रविवार टेस्ट होने वाली है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एएनएम जीएनएम के हो, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगी, प्लस उनका सॉल्यूशन भी करवाते हैं बैच में भी, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगी। ये सारी फैसिलिटीज है, ठीक है। एडमिशन हमारा स्टार्ट है, क्योंकि हमारा पहला डेट आपको पता है कि जो है 15 मार्च से थी, लेकिन कुछ बच्चों के कहने कारण हमने इस डेट को एक्सटेंड कर दिए 17 मार्च तक। क्लास जो है आपका एडुकेट ऐप पर होती है, ठीक है। फुल कोर्स फी 999 रुपया है, लेकिन आप लोगों के लिए हमने बताया कि होली ऑफर रखा हुआ हूँ। तो होली ऑफर में यानी कि सैटरडे शाम अगर आप 12 बजे तक या रात 12 बजे तक आप ले लेते हैं एडमिशन, तो केवल आपको 650 रुपया फी लगती है। उसके बाद जो है आपको संडे से आपको 799 रुपया लगने वाला है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। मेरे पास ही क्यों क्लास लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा बैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, और बाकी रिजल्ट्स आप बायोवर्ल्ड चैनल पर जा करके प्रत्येक ईयर वाइज सेक्शन में आप देख सकते हो, ठीक है। अगर 2024 की बात करें तो बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम जीएनएम हो, फिर पैरामेडिकल के टॉप कोर्स हो या टॉप रैंकर्स हो, सब बायोवर्ल्ड ने दिए हैं, है ना। तो चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए। अब अपने क्वेश्चंस की ओर आ गए हम लोग। तो अब इस सेक्शन में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए कर दिए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आप लोग फटाफट से आंसर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का एसआई यूनिट क्या है। तो याद होनी चाहिए उष्मा भी एक प्रकार का क्या है, तापीय ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा का जब भी कोई यूनिट होगा तो वो क्या होगा, जूल होगा, याद रहेगा। ऊर्जा का क्या होगा, एसआई यूनिट जूल होगा। फिर अगर हम बात करें कैलोरी क्या है, तो ये कैलोरीज आपको जो है न्यूट्रिशन मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन मेजरमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हमारा कि अर्ग क्या है। तो अर्ग भी आपका क्या है, एनर्जी और वर्क दोनों का भी यूनिट ले सकते हैं, लेकिन कौन सा अर्ग इसका है, अगर बोले हीट का है, लेकिन कौन सा यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट है। और वाट किसका है, आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक पावर का, है ना। तो आपसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं, ठीक है। ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे लाइव सेशन समाप्त होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। पहला है बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर और स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग थर्मामीटर लगा रहे हैं, बी, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम आप बात करें बैरोमीटर, तो बैरोमीटर लगाया जाता है वेदर को जो है चेक करने के लिए, है ना। जो आपको ज़्यादातर पानी वाले नौ जितने भी होंगे उसमें बैरोमीटर लगते हैं।
हाइग्रोमीटर क्या है? तो ये भी एक प्रकार का आपका मेजरमेंट का ही इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है उसको ये मेजर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेदर को चेक करता है, और ये हो गया आपके ह्यूमिडिटी को चेक करता है। ह्यूमिडिटी को चेक करता है। स्फेग्नोमेनोमीटर आपको पता है किस चीज में यूज करते हैं? बीपी मेजरमेंट में हम लोग यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप जो गला में लटकाते हैं, और स्फेग्नोमेनोमीटर जो हाथ में बांधते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which law governs the exchange of heat between two bodies? है ना, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का जो आदान प्रदान होता है, ये कौन सा नियम जो है इसको रेगुलेट करता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपको पता है ना? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, ये दोनों गैस के लिए, और ये रेसिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ आपको पता है। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है ये क्या कहता है? ये आपके जो हीट्स होते हैं दो बॉडीज के बीच किस प्रकार से एक्सचेंज होते हैं उनको ये दिखाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। क्लियर है? चलिए, हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम टेक्स प्लेस थ्रू द, किस विधि से ऊष्मा का संचार बिना किसी माध्यम से होता है? पहला ऑप्शन है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन, ऑल ऑफ दिस। आपको पता है जब पुराने बैच वाले जितने भी बच्चे होंगे याद होंगे उसको, हीट जब स्टार्ट किए थे तो हमने हीट के ट्रांसफर के आपको टाइप से बताए थे, है ना? जिसमें हमने बताया था कि रेडिएशन वाला में कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। रेडिएशन के कारण जो फैलता है गर्मी, उसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमाउंट इतना ज्यादा होती है ना। मान लो जैसे अगर तुम्हारे घर से 1/2 किलोमीटर दूर में एक बम का आवाज हुआ, है ना, तो उससे जो आग जलेगी ना, तो वो उसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो रेडिएट करेगा, है ना। तो रेडिएशन में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है ना। रेडिएशन जरूरी नहीं कि बम से ही हो, है ना। जो आपका अल्ट्रावायलेट रे आता है वो भी विकिरण है, वो भी रेडिएशन है, उससे भी होती है ना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच ए सबस्टांस चेंज फ्रॉम सॉइल टू लिक्विड इज कॉल्ड। देखो हमने बताया था आपको लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट के बारे में बताया था आप लोगों को, जिसमें क्या होता है कोई भी सबस्टांस जो है वो अपना अवस्था चेंज कर देता है ना। वो क्या कर देता है? अपना अवस्था चेंज कर देता है। तो सॉइल से लिक्विड में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? जब कोई भी चीज ठोस है और वो पिघल रहा है तो उसको क्या करेंगे? गलनांक पॉइंट कहेंगे ना, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। गल रहा है ना वो। और फ्रीजिंग हो गया कि वो टेम्परेचर कम हो करके जम रहा है, जिसको हिमांक कहते हैं, है ना। तो हिमांक कब होगा? या तो लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा या गैस से सॉलिड में बदलेगा, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया कि ठोस या लिक्विड से कोई भी वेपोराइजेशन होने तक का जो सफर होता है, वेपोराइज जब होने लगता है तब उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा तीनों का अलग अलग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को के से भी डिनोट किया जाता है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट पर मीटर इनटू केल्विन। ठीक है, याद रहेगा, वाट मीटर इनटू केल्विन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वाट मीटर इनटू केल्विन। ठीक है, चलिए जो बच्चे गलत लगा रहे हैं वो देख लो, सही से याद कर लेना, है ना, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं Which method of heat transfer is responsible for land and sea bridge? ठीक है, भूमि और समुद्र की हवा के लिए कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण जिम्मेवार है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रहे, जब हम एक जगह से दूसरी जगह की बात कर रहे हैं ना, तो हमें क्या होगा कि हमें कन्वेक्शन के थ्रू चलना होगा, यानी संवहन चालन जो होता है ना उसके थ्रू चलता है।
तब जा करके देखते होंगे समुद्र का किनारे से जो हवा चलती है वो ठंडे ठंडे चलती है, उसमें टेम्परेचर की मात्रा कम होती है ना। और जब समतल मैदान वाली हवा चलेगी तो उसमें टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा होती है, वो गर्म ज़्यादा आपको लगेगी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, देखो, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज। स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने क्या बताया था कि किसी भी चीज को अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ाने में जो हमें हीट देनी पड़ती है या हीट लगती है उसे ही क्या कहते हैं, या आवश्यक उष्मा लगती है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। हाँ, 1 kg, जब भी इसका यूनिट लेना ना, केजी वाला लेना, 1 ग्राम में ये डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो कम से कम अमाउंट 1 kg लेकर के देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड इज मैनली ड्यू टू। ठोस में तापीय विस्तार किस कारण से होता है ना। तो तापीय विस्तार पर हमने बताया था आप लोगों को कि जब भी ठोस होगा ना तो इसका जब एक्सपेंशन होगा तो इसके पार्टिकल्स जो है बहुत ही मजबूत होते हैं, एक दूसरे से अरेंज रहते हैं। ठोस में जो है बहुत कम गैप रहता है और अरेंज रहता है। तो जब इस पर आप लगाओगे, इसको तोड़ोगे, तो ये पहले हाथ पैर बहुत मारेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वाइब्रेट करेगा एक दूसरे से, तब जाकर के थोड़ा बहुत जगह बना पाएगा और मूव कर पाएगा। तो पहला है इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, इंक्रीज इन एटॉमिक मास, इंक्रीज इन डेंसिटी, इंक्रीज इन प्रेशर। क्या हो जाएगा बताइए। तो सबसे पहले जो एटम्स होंगे, क्योंकि एक एटम से तो कुछ नहीं बना होता, सॉलिड्स कई सारे एटम से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहले वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन के बाद जो खाली रिक्त बनेगी जगह, उसके थ्रू ये लोग पास आउट होना चाहेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, किस प्रकार के कणों की गति उसमें संचार होता है, किस प्रक्रिया में कणों की गति से उसमें संचार होता है। आपको हमने टाइप्स बताया था फर्स्ट में ना, तो संवहन वाला हो जाएगा ना। चलो इसको मैं होमवर्क दे दूं क्या, ये बताना आप लोग, है ना। मेरा संवहन नहीं है, आंसर गलत है मेरा संवहन। आगे बढ़, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आज ही हमने जो है ओल्ड क्लासेस में हीट के बारे में पढ़ाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उष्मा चालक है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। जिस तरह विद्युत में देखते होंगे ना चालक और चालक, उसी तरह से हीट का यानी तापमान का भी चालक होता है। और उसमें भी क्या मारता है, सिल्वर सबसे ज्यादा मारता है टॉप, किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में टॉप मारता है। अब आप लोग को बताना है कि क्या ये हीट का भी बेस्ट कंडक्टर है, तो हाँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। यानी कि वो कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पर क्या होता है, पानी जो है वाष्पीकृत हो जाते हैं, है ना। तो बोल रहा है पानी का वाष्पीकरण गुप्त ऊर्जा लगभग होती है, तो ये होती है 2260, है ना। 2260 गुप्त ऊष्मा होती है। इसकी फॉर्मूला होती है जो कि पेड कोर्स में आपको पढ़ाई गई है, पढ़ाई जाएगी, है ना। तो जो भी बच्चे बायोवर्ल्ड के पेड कोर्स नहीं लिए हैं ले लीजिए, वहाँ पर आपको फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी, है ना। क्योंकि हमारी बैचेस जो स्टार्ट हो रही है, भले बहुत कम फी, अभी हम ऑफर में होली तक 650 रुपये ही फी ले रहे हैं, लेकिन आपको क्लास में हम दे बहुत कुछ रहे हैं, है ना। जितना आपको ऑफलाइन क्लास में मिलेगा उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं। डेली लाइव क्लास मिलेगी, वो लाइव क्लास जैसे ख़त्म होगी 1 घंटा बाद आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में पूरा क्लास मिल जाएगा। अगर क्लास छूट गया तब भी आप क्लास उससे कर सकते हैं, प्लस रिवीजन जितना बार चाहे कर सकते हैं। जो भी क्लासेस होगी वो फुल्ली थ्योरी होगी, यानी डिफिनेशन के साथ, फॉर्मूला के साथ, क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ा जाता है। प्रत्येक रविवार टेस्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, है ना। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। हमारी बैचेज जो है वो 17 मार्च से स्टार्ट हो रही है आपकी,
झारखंड पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एनएम, जीएनएम के लिए। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सरफेस आर गुड, काली सतहें अच्छी होती किस चीज के लिए? जल्दी से बताओ। याद रखना, गर्मी के टाइम में जब देखोगे आदमी को कम से कम काला कपड़ा पहनता है ना पहनना चाहता है। क्यों? क्योंकि काला कलर जो होता है ना वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप काला कपड़ा पहन के जाएंगे कहीं तो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, है ना। तो ये जो फर्श जो होता है ना वो भी क्या होता है, यही बात होती है उसमें भी। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट करवाना हो तो आपको जो है सरफेस क्या करनी है, ब्लैक रखनी है ना। गर्मी के टाइम में अगर ब्लैक सरफेस वाला घर बना लिए फिर आपका मोए मोए हो जाएगा, है ना, एसी लगवाना पड़ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो द मॉलिक्यूल ऑफ गैस विल बी, शून्य केल्विन तापमान पर गैस के अणु में क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, जीरो काइनेटिक एनर्जी। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। जब जीरो एब्सोल्यूट जीरो हो जा रहा है तो गैस का मॉलिक्यूल का भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, है ना। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंड द मोस्ट व्हेन हीटेड, निम्नलिखित में से कौन गर्म करने पर सबसे अधिक विस्तार करता है? यानी कि जिसको गर्म कीजिएगा तो वो ज्यादा फैलेगा, है ना। याद रखना, सॉलिड बहुत कम, लिक्विड जो होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्या होता है, गैस में होता है ना। गैस में अगर हीट करोगे तो इसमें फैलाव यानी कि एक्सटेंशन बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट होता है। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटी ट्रांसपेरेंट, निम्नलिखित में से कौन एक एंटी ट्रांसपेरेंट है? जल्दी से बताइए भाई, कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट है? पहला है आपका एब्सिसिक एसिड, दूसरा है साइटोकिनिन, तीसरा है जिब्रेलिन और चौथा है एथिलीन। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों प्लांट्स के हार्मोन्स हैं, है ना। एब्सिसिक एसिड भी आपके काम के ही है, लेकिन ये क्या होता है, एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। जब इसकी अमाउंट बढ़ जाती है ना तो ट्रांसपैरेशन की घटना रुक जाती है ना। याद रखना, इसके कारण ट्रांसपेरेंट की घटना, ट्रांसपैरेशन बोले तो वाष्पोत्सर्जन ना, उसकी घटना रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन इज हाईएस्ट व्हेन, वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक हो सकती है कब? जब, पहला ऑप्शन है ह्यूमिडिटी इज हाई, जब ह्यूमिडिटी हाई होगी तो आपके ट्रांसपैरेशन का रेट भी घट जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। टेम्परेचर इज लॉ, जब टेम्परेचर लॉ होगा ना तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी डन हो जाएगी। विंड इज स्टेबल, जब विंड स्टेबल रहेगा तो फिर कोई चेंजेस तो होगी ही नहीं, तो हाईएस्ट की तो कोई बात ही नहीं आया। ठीक है, विंड वेलोसिटी जाए, हाँ ये देखो, हवा की गति अगर अत्यधिक हो जाएगी तो आपके ट्रांसपैरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की घटना भी अत्यधिक होने लगेगी। लो तापमान, कम तापमान रहेगा तो बैलेंस बनाने की उतना जरूरत नहीं होगी, वेपोराइज होगी नहीं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी नहीं। क्यों? क्योंकि पानी का वाष्प बनने के लिए टेम्परेचर भी उतनी चाहिए, है ना, तो उतना नहीं रहेगा। जब ह्यूमिडिटी बाहर रहेगा तो फिर किस प्रकार से निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, है ना। चलो तीसरा है कैम प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा। ठीक है, कैम प्लांट्स जो है अपना स्टोमेटा को कब खोलते हैं, तो याद रखना नाइट साइकिल का ये है, यानी कैल्विन साइकिल का ये टाइप्स है। तो कब? ड्यूरिंग नाइट, है ना, यानी कि रात्रि के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज लॉन्ग डे प्लांट,
या निम्नलिखित में से कौन दीर्घ दिवसीय पौधे होते हैं? दीर्घ दिवसीय बोले तो लंबे समय के लिए, है ना। अगर चावल का देखे तो 3 मंथ लगभग। पोटैटो आलू उससे भी कम। गेहूं का थोड़ा सा टाइम साइकिल होता है लेकिन चावल के जैसा ही होता है। टमाटो का तो कम ही होता है ना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बचा आपका राइस और गेहूं। तो गेहूं पक्का 3 महीना लेता है ना। और इसे हम दीर्घ दिवसीय यानी कि लॉन्ग डे प्लांट्स में भी कंसीडर करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है which form of nitrogen is absorbed by plants, है ना। कौन सा नाइट्रोजन रोग पौधे को अवशोषित किया जाता है? तो आपको याद होने चाहिए, पौधे में नाइट्रोजन को अवशोषण करने के लिए दलहन पौधों के जड़ों में गांठ होती है जिसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होती है जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के नाइट्रेट में बदल देता है ना। नाइट्रेट में बदल देता। तो पहला ऑप्शन तो आपको यही मिल गया। दूसरा ऑप्शन है अमोनिया। तो बिल्कुल नाइट्रेट और अमोनिया दोनों की जरूरत होती है पौधों को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट कॉज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस आपको पता है क्या होती है? क्लोरोसिस मैंने कई बार बता चुका हूं। नहीं, नेक्रोसिस तो अलग हो गया ना। नेक्रोसिस तो कोई चीज का सड़ना हो गया। क्लोरोसिस हो गया येलो लीफ या लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है, पत्तियों का पीला पड़ना देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? हरितहीनता भी उसको बोलते हैं, या फिर क्लोरोसिस, उस बीमारी को क्लोरोसिस बोलते हैं। ठीक, ये किसके कारण होता है? जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, ऑल ऑफ देम। तो याद रखना टॉप पर तो मैग्नीशियम आते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी काम करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंच हेमोग्लोबिन पाया जाता है। लेंच हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, रूट नोडल ऑफ लेग्यूम्स, फंजाई, एल्गी। किसमें? तो रूट्स के नोडल, जड़ के जो गांठ होते हैं उसमें जो जीव पाए जाते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं लेंच हेमोग्लोबिन, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन इंक्लूड बोल्टिंग, है ना। यानी कि कौन सा पौधा हार्मोन बेल्टिंग को प्रेरित करता है। ठीक है, हार्मोन बोल्टिंग को प्रेरित करता है कौन सा? जिबरेलिन कहीं पर है? देखो, यस जिबरेलिन यही हो जाएगा जो पौधे को क्या करता है? इंड्यूस्ड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है विच इज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। तो इसको कहने की जरूरत है क्या? मारोगे टिक तुम लोग भी फटाफट से? सर बी नंबर मार देते हैं आपके साथ ही क्या। चलो नेक्स्ट देखते हैं विच साइकिल ऑपरेट्स द इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र जो है संचालित होता है? तो उसी दिन हमने बताया था, ये तुम लोग जरूर बताना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है क्रब साइकिल होता है जो क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है ना। तो क्रैब साइकिल। कैल्विन साइकिल क्या हो गया? डार्क रिएक्शन हो गया, है ना। याद रहेगा। ये क्रैब साइकिल कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोटो रिस्पायरेशन अकर्स इन। फोटो रिस्पायरेशन कहाँ होती है? ये भी कोई कहने वाली बात है? ये बताओ, ये भी कोई कहने वाली बात है? आप लोग बता देना। तो जरा ये लगा करके 3 होमवर्क हम देख चुके हैं, देखते कौन कौन बच्चा करता। पेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू। जल का निष्क्रिय अवशोषण किसके द्वारा होता है? हमने कई बार बताया
है ना। जब जड़ में निष्क्रिय वाटर का अवशोषण के बताया जाए तो आप लोगों को क्या याद करना है, जल्दी से याद कीजिए। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू, किसके द्वारा होगा, दैट मीन्स कि ये जो जल का निष्क्रिय अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो आपके दिमाग में आया होगा सर रूट प्रेशर, रूट प्रेशर तो नहीं, रूट प्रेशर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी लगता है, पैसिव मतलब एनर्जी नहीं लगता। तो ये केवल और केवल किससे हो सकता है, ट्रांसपैरेशनल पूल से संभव हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। Which pathway is flowed during respiration in anaerobic condition, मतलब कि एनारोबिक अवस्था में कौन सा श्वसन का मार्ग होता है। पहला ऑप्शन है आपका ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल, ईटीसी, या फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो याद रखना जब भी आपकी एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात हो तो आपका ये ग्लूकोज वाली प्रक्रिया इंक्लूड रहती है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। याद रहेगा, टनाटन मारोगे आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which light is most effective in photosynthesis, आपको पता हुआ है कौन सा होता है, नीला और लाल होता है, ब्लू और रेड वाला मार दीजिए, ठीक है। चलो और आप लोग से एक क्वेश्चन पूछो, प्राइमरी कलर किसे कहा जाता है, जरा बताना हमें, प्राइमरी कलर है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन टू नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैसेस इज कॉल्ड, नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से पता। एक देखो, नाइट्रोजन वातावरण से लेकर के, वातावरण से एटमॉस्फेयर से लेकर के जब मिट्टी के दलहन पौधे के गांठों में जो बैठा रहता है बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे, वो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के नाइट्रेट में बदलता है। अब बोल रहा है कि नाइट्रेट से फिर नाइट्रोजन में, जब नाइट्रेट में बदलता है तो वो प्रक्रिया नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। और ये क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि नाइट्रेट से फिर हम नाइट्रोजन में भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट, यानी कि पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है। पहला है सेल्यूलोज, लेगिनिन, पैक्टिन, प्रोटीन, कौन सा। सेल वॉल इन प्लांट्स, प्लांट्स की बात हो रहा है तो क्या आ जाएगा, सेल्यूलोज आएगा। अगर ह्यूमंस की बात करते या एनिमल सेल्स की बात करते तो क्या हो जाता है, प्रोटीन हो जाता। क्लियर है, क्या हो जाता है, प्रोटीन हो जाता। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच प्रोसेस लीड्स टू गटिंग, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया गटेशन का कारण बनता है। तो आपको पता है ये प्रोसेस कौन सा है, रूट प्रेशर वाला है, और क्या है ना। तो राइट आंसर, गांठ जो बनते जाता है रूट प्रेशर। याद रखना शब्द, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलो, विच मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, जल के फोटोलाइसिस के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, जल्दी से बताइए। मैग्नीज, वेरी गुड, राइट आंसर इज ए, मैग्नीज ज्यादा आवश्यक है आपके फोटोलाइसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following enzyme is not found in C3 plants, C3 प्लांट्स में क्या रूबिस्को पाया जाएगा, बिल्कुल भी पाया जाएगा। बोल रहा है कि कौन सा नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड पूछा, तो आप लोग क्या मार देना है, पीईपी मार देना है, पीईपी कार्बोक्सिलेज है, मार दो बी नंबर, है ना। अब आते हैं हम अपना इस कड़ी के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, फोटोक्रोम डिटेक्ट्स, फोटोक्रोम किसे पहचानता है। आपके ऑप्शन है लाइट क्वालिटी, लाइट ड्यूरेशन, लाइट इंटेंसिटी, लाइट कलर, है ना। ये हमें बताइएगा, होमवर्क रहा आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन, और टोटल 6 होमवर्क दिए हैं आज इसमें, है ना। तो जो भी बच्चे 6 के 6 होमवर्क करके नीचे कमेंट किए रहेंगे उसके कमेंट को लाइक दे करके पिन कर दूंगा ताकि बच्चे, बाकी बच्चे
देखकर समझ पाए। अगर आप अभी अगर सीरियस नहीं हुए हैं अपने बैचेस के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, तो फिर मुश्किल है ना। तो बायोवर्ल्ड के नए बैचेस स्टार्ट हो चुके, जिसमें आपके झारखंड पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं। 17 मार्च से नया बैच आ रहा है, जिसमें बेहतरीन फैसिलिटीज आपको मिल रही है। डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग लेक्चर, जो भी क्लासेस होगी वो थ्योरी बेसिस पर होगी, फिर उसका क्वेश्चंस करवाया जाएगा। प्रत्येक रविवार टेस्ट ली जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको साथ में मिलती है। एडमिशन स्टार्ट है ऑफर के साथ 17 मार्च से, जैसे कि आपको पता है क्लास होगी। उससे पहले जो क्लासेस की फ़ी है वो 799 रुपया है, बट अभी ऑफर में केवल 650 रुपया लग रही है, जो कि सैटरडे नाइट 12 बजे तक ऑफर है ना। और आपकी जो ऑफर समाप्ति है वो सैटरडे यानी कि 16 मार्च को है, सॉरी संडे 16 मार्च को है। तो तक उससे पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले लीजिए और ऑफर का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि अभी केवल 650 में आपको फुल क्लास मिल रही है। ठीक है। और साथ ही जो बच्चे जानना चाहते हैं कि बायोवर्ल्ड से कितना रिजल्ट हुआ, तो कुछ इस प्रकार से आपको बायोवर्ल्ड के रिजल्ट्स दिखेंगे। इससे भी ज़्यादा बेटर आपको अगर बायोवर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और वहाँ प्ले लिस्ट में जाते हैं, तो आपको इससे भी बेटर देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कीजिए और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।